नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। आप देख रहे हैं समाचार भारत और विषय चल रहा है ईपीएस 95 पेंशन का। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि ईपीएस 95 पेंशन को अच्छे से समझने के लिए हम इसके कानूनी पहलुओं को भी समझेंगे। और कानूनी पहलुओं की पढ़ाई करते टाइम, रिसर्च करते टाइम मेरे जहन में कुछ सवाल आए और मैं वीडियो के माध्यम से उन्हीं सवालों और जवाबों के द्वारा आपको समझाऊंगा कि क्या कानूनी पहलू हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या नियम हैं और उसके अलावा क्या क्या एक तकनीकी और कानूनी पहलू रहे इस मुद्दे से जुड़े हुए। तो जब ये वीडियो मैं बना रहा था तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसलिए एक सवाल नंबर 1 से लेके 6 तक जो बिंदु रहे वो सारे ऑलरेडी एक वीडियो में मैं पोस्ट कर चुका हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये वीडियो उसके आगे का रहने वाला है, यानी कि सवाल नंबर 7 से 11, और उसके बाद एक निष्कर्ष हम निकालेंगे कि कानूनी नज़रिए से देखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशन क्या सारे 78 लाख लोगों के लिए मान्य है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या वो दावपेच हैं, कानूनी दावपेच जो इसमें आड़े आ रहे हैं, और उनका निवारण अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, आप जल्दी से ये देख लीजिए, उसके बाद हम निष्कर्ष पे चर्चा करेंगे। और ये पॉइंट देखना भी ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे कैसे नियम बदलते गए, कैसे कैसे आगे बढ़ते गए और अंत तक आते आते क्या बचा, तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7, 2014 में ईपीएस 95 से जुड़े हुए क्या क्या संशोधन हुए थे। साल 2014 में ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे जिनका कर्मचारियों की पेंशन पर सीधा असर पड़ा। कैसे असर पड़ा? सबसे पहले तो न्यूनतम पेंशन का निर्धारण किया गया। 1 सितंबर 2014 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये निर्धारित की गई थी। यह उन सदस्यों के लिए थी जिन्होंने कम से कम 10 साल तक पेंशन योजना में योगदान दिया था। पेंशन योग्य वेतन की सीमा में वृद्धि और बदलाव भी किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक पेंशन योग्य वेतन का सीमा से संबंधित था। संशोधन से पहले पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 6500 प्रति माह थी। 2014 के संशोधन से इसे बढ़ाकर 15000 प्रति माह कर दिया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हटा दिया था। इस संशोधन के तहत यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 15000 से अधिक था तो भी उसकी पेंशन की गणना अधिकतम 15000 के वेतन पर ही की जाती थी, जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसे हटा दिया था। उसके साथ ही उच्च वेतन पर पेंशन के विकल्प को भी प्रभावित कर दिया गया था, जिससे कई उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारी अपनी वास्तविक आय पर पेंशन प्राप्त करने से वंचित हो गए थे। पेंशन योग्य वेतन से संबंधित अतिरिक्त योगदान, ये भी एक प्रावधान आया। 2014 के संशोधन ने यह भी प्रावधान किया कि यदि कर्मचारी 15000 की सीमा से अधिक वेतन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें खुद अपने अधिकतम वेतन का 1.16% अतिरिक्त योगदान भी करना होगा, जो पहले नियोक्ता या सरकार द्वारा किया जाता था। सेवानिवृत्ति से पहले निकासी लाभ यानी विड्रॉल बेनिफिट भी कुछ इसमें शुरू किया गया। क्या था? पहले 6 महीने से कम की सेवा वाले ईपीएस सदस्य अपने योगदान को निकाल नहीं पाते थे। 2014 के संशोधन में इस नियम को संशोधित किया गया, जिससे 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ने वाले सदस्यों को भी कुछ निकासी लाभ मिल सके। यह संशोधन उन 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों के लिए राहत लेकर आया जिनके क्लेम्स पहले खारिज हो जाते थे। इन संशोधनों का उद्देश्य पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और सभी सदस्यों को एक न्यूनतम पेंशन प्रदान करना था। हालांकि रुपये 15000 की वेतन सीमा और उच्च पेंशन पर प्रतिबंध के कारण इन संशोधनों को कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इन प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिससे कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर मिला। सवाल 8,
2014 से पहले मिनिमम पेंशन कितनी मिलती थी और किस किस को मिलती थी? तो इसका जवाब है कि 2014 से पहले EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह निश्चित नहीं थी। ये 2014 में निश्चित हुई। इससे पहले पेंशन की राशि कर्मचारियों के वेतन और उनकी सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती थी। उसके भी नियम थे जो मैंने आपको शुरू में बताए। कोई तय न्यूनतम राशि नहीं थी। 1 सितंबर 2014 को ही केंद्र सरकार ने 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया, जिसे बाद में स्थायी रूप से जारी रखने की मंजूरी दी गई। यह न्यूनतम पेंशन उन सभी पात्र EPS 95 पेंशन भोगियों को मिलती थी जो नियमों के तहत पेंशन पाने के हकदार थे, जिसमें कम से कम 10 साल की सेवा अवधि पूरी करना एक प्रमुख शर्त थी। हालांकि 2014 से पहले बहुत से पेंशन भोगियों को 1000 से भी कम पेंशन मिलती थी, जिसके कारण न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रहती थी। उस टाइम भी उठती थी और बढ़ाकर 1000 कर दी थी। सवाल नंबर 9, EPS 95 से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 4/10/2016 और 4/11/2022 के निर्णय क्या हैं, जिनका जिक्र NSE के 10/7/2025 और 11/7/2025 के पत्र में कई बार आया है? EPS 95 से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 4/10/2016 और 4/11/2022 के निर्णयों को समझना जरूरी है, क्योंकि इन फैसलों ने कर्मचारियों की उच्च पेंशन के अधिकार को प्रभावित किया है और बहुत अच्छे से प्रभावित किया है। 4 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो RC गुप्ता केस के नाम से जाना जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट RC गुप्ता बनाम क्षेत्रीय निधि आयुक्त का ये केस था जो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के अगेंस्ट लड़ा गया था। इस मामले में क्या सामने आया था? तो सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें स्पष्ट की। उच्च वेतन पर PF योगदान देने वाले कर्मचारी भी EPS पेंशन के हकदार हैं, भले ही उन्होंने पहले औपचारिक रूप से विकल्प ना चुना हो। 4 नवंबर 2022 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय EPS हायर पेंशन केस के नाम से जाना जाता है। यह निर्णय RC गुप्ता मामले पर EPFO द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं और अन्य संबंधित याचिकाओं पर आया था। यह फैसला EPS 95 से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतिम स्पष्टता लेकर आया। अंतिम स्पष्टता, ध्यान रखिएगा, जिसमें कोर्ट ने 2014 के संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक और मौका दिया गया और 1.16% अतिरिक्त योगदान के प्रावधान को रद्द करने का निर्देश दिया। इन दोनों निर्णयों को मिलाकर EPS 95 के तहत पेंशन लाभों की गणना और पात्रता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। सवाल 10, EPS 95 स्कीम के तहत टोटल कितने पेंशनर्स आते हैं? तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगातार बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? क्योंकि नए सदस्य जुड़ते हैं और मौजूदा पेंशन भोगियों का निधन होता है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के आंकड़े मुझे मिले तो मैंने वही यहाँ पे रखे। वित्तीय वर्ष के अनुसार EPS 95 के तहत कुल पेंशन भोगियों की संख्या 78,49,000 है। यह आंकड़ा मार्च 2025 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। यह संख्या समय समय पर अपडेट होती रहती है। सवाल 11 और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कुल पेंशनर में से कितने पेंशनर्स उच्च पेंशन के लिए योग्य हैं? EPS 95 के तहत उच्च पेंशन के लिए पात्र पेंशन भोगियों की सटीक संख्या बताना थोड़ा जटिल है, क्योंकि यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है और कई कारक इसमें शामिल हैं। हालांकि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो उपलब्ध आंकड़े क्या हैं? उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 17.48 लाख यानी 17.5 लाख से अधिक आवेदन उच्च पेंशन के लिए प्राप्त हुए हैं। अभी आवेदन स्वीकृत नहीं हुए हैं या पात्र नहीं हैं। अभी तक हजारों की संख्या में यानी कुल 34,000 से ऊपर PPO यानी पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन लाखों आवेदन अभी भी विभिन्न चरणों में लंबित हैं।
चाहे वे नियोक्ताओं द्वारा सत्यापन की प्रतीक्षा कर रहे हों या ईपीएफओ द्वारा अतिरिक्त जानकारी की समीक्षा की जा रही हो। यह प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई है और उच्च पेंशन के वास्तविक लाभार्थियों की कुल संख्या समय के साथ बढ़ती रहेगी जैसे जैसे लंबित आवेदनों पर निर्णय लिया जाता रहेगा। तो यह था ईपीएस 95 के कानूनी पहलुओं से जुड़े हुए 11 सवाल और 11 जवाब। और अंत तक आते आते आप लोग यह समझ गए होंगे कि हायर पेंशन यानी उच्च पेंशन की जो मांग हो रही है, जिसमें 7,500 प्लस डीए की मांग की जा रही है, वह सभी 78 लाख पेंशन धारकों के लिए मान्य नहीं है। वह मांग बस उन पेंशन धारकों के लिए मान्य है जिनकी 2014 से पहले मासिक आय 15,000 या उससे अधिक थी। उनको भी 7,500 प्लस डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे जब हम इसके आर्थिक पहलुओं की समीक्षा करेंगे। लेकिन अब तक जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने समझा है, जो मैंने आपको कानूनी पहलू बताए हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हायर पेंशन यानी उच्चतम पेंशन की डिमांड जो 7,500 प्लस डीए की डिमांड है, वह कानूनी तौर पर सभी 78 लाख पेंशन धारकों के लिए मान्य नहीं है। अशोक राउत और एनएससी अपनी मांगों में सभी 78 लाख पेंशन धारकों के लिए उच्चतम पेंशन का जिक्र करते हैं, लेकिन साथ साथ यह भी बताते हैं कि इसके लिए फंड अवेलेबल है, कॉर्पस अवेलेबल है। जो पैसा पेंशन धारकों की तनख्वाह से कटता आया था, उसके आधार पर उन्हें उच्चतम पेंशन दी जा सकती है। लेकिन उसके वक्त इस वक्तव्य से यह कंफ्यूजन, संशय पैदा होता है कि शायद सभी 78 लाख पेंशनधारी उसी कॉर्पस फंड के द्वारा उच्चतम पेंशन पा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो कॉर्पस फंड अवेलेबल है उसमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा पेंशनधारी जिनकी आय 2014 से पहले 15,000 या उससे अधिक थी, सिर्फ वही कुछ पेंशन पाने के योग्य हैं। और अशोक राउत और उनके सहयोगी पूरे 78 लाख पेंशन धारकों के लिए उच्चतम पेंशन की मांग कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है, ये अलग अलग विषय हैं जिन्हें जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हमारे साथ साथ आपको भी इस विषय के कानूनी पहलुओं के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगला वीडियो रहेगा इस विषय के आर्थिक पहलुओं पर। आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट द्वारा ज़रूर भेजें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं समाचार भारत। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस विषय की जानकारी बाकी लोगों तक पहुँचे और जो भ्रम है वो कम से कम हो और लोग असलियत जान पाएँ। अगले वीडियो में इस विषय के जो आर्थिक पहलू हैं उनके बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।